नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का संस्था है दिल्ली में, राष्ट्रीय स्तर के डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो प्रतिवर्ष भारत वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रतियोगिता के आयोजन करे। ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में वही के तैयारी के लिए विभिन्न राज्य के विभिन्न भाग में बाँटल गए। ताहिमे बिहार आ झारखंड एहि दुनू के भार भेटल है। ना कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दुनू राज्य के हम सब पत्र देने छलिए, ओहिठाम से प्रतिभागी सब आयल है। आई हुनकर प्रतियोगिता भ रहा है। 27टा प्रतियोगिता है। एहि 27 प्रतियोगिता में जो सफल हेता उनका हम सब एठाम अपना विश्वविद्यालय स्तर से प्रमाण पत्र दे आ संगे संगे वही में जो प्रथम हेता उनका सिलेक्शन कऽ कऽ हम सब एठाम से नाम पठायब संस्थान। ई सब जे अंतिम प्रतियोगिता हेतै दिसंबर के अंतिम महीना में अखिल भारतीय स्तर पर ताहि में भाग लेता। क्या दिवसीय प्रतियोगिता है? 2 दिवसीय है। आई हेतै प्रारंभ भेल, एक शुभारंभ भेल, गणपति एकर उद्घाटन केली। ओहि के बाद प्रतियोगिता हमर शुरू है। आई दिन भर चलत, काल्हि चलत, काल्हि साँझ में एकर हम सब समापन करब, जाहिमे सबके प्रमाण पत्र दे आ अंतिम चयन। DNY कॉलेज मधुबनी से जो शिक्षक और कर्मचारीगण हैं जो यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे, इन लोगों को अपने प्रधानाचार्य से शिकायत है और यह भी कहना है कि प्रधानाचार्य के पद पर बैठे वो अनियमित है। बल्कि इन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, इन लोगों का कहना है कि इसमें 420 का भी ये मामला है। इन लोगों से सारा पेपर ले लिया गया है। इन लोग पहले भी आवेदन दिए थे, कुलानुशासक महोदय उसको देखेंगे और तब तथ्यात्मक विवरणी के साथ इस मैटर को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद जो मेरी सम्मत यथोचित कार्रवाई होगी माननीय कुलपति महोदय के निर्णय उपरांत अथवा आवश्यकता पड़ने पर मैटर सिंडिकेट में भी जाएगा और जैसा निर्णय होगा उस निर्णय के आलोक में कार्य किया जाएगा। इन लोगों जो आरोप लगाए हैं उस आरोप की जांच करेंगे। अभी इन लोगों को क्या आश्वासन मिला है? यही आश्वासन मिला है कि हम इसको देखते हैं, हमारे कुलानुशासक महोदय इसको पूरा अध्ययन करेंगे, जो पेपर इन लोगों ने जमा किया अथवा पहले से विश्वविद्यालय में जो पेपर है, और उसके बाद वो तथ्यात्मक विवरणी बना करके विश्वविद्यालय प्रशासन यानी माननीय कुलपति महोदय के समक्ष आवश्यकता अनुसार मैटर को सिंडिकेट में भी ले जाएंगे। इसके लिए कुछ समय सीमा भी निर्धारित की गई है? हाँ, हमारे जो ये सरकारी शिक्षक कर्मचारीगण है वो लोग कहे हैं कि जल्द से जल्द कर दीजिए, तो 15 दिसंबर तक का एक समय सीमा निर्धारित किया गया है कि 15 दिसंबर तक करें इसका। क्या आश्वासन मिला है शाह साहब से? आश्वासन मिला है कि 15 दिसंबर तक, 15 दिन पर हम लोग ऐसे 15 दिसंबर तक आपके सारे कार्यों जो उनका निपटारा होगा आप पेपर दे दीजिए। मैं पेपर पहले से ये बात सही है कि चारों पेपर है वो यूनिवर्सिटी का झंझट लगाया हुआ है। कहाँ फाइल निकलवाइए आप देखिए, और यदि वो 15 दिसंबर तक इस बात का फैसला कर
न्याय दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं 16 दिसंबर को पुनः अनशन पर बैठूंगा। और जब तक यहाँ ऑन स्पॉट फैसला नहीं होगा मैं वापस अनशन से वापस नहीं लूँगा। हम लोग ये पर लड़ाई लड़ाएंगे, हम लोग लड़ाकू लोग हैं। और जो आश्वासन दिए तो हमको विश्वास करके तत्काल चलना ही पड़ेगा। मैं एक बार विश्वास करके देख लेता हूँ और इसके बाद यदि विश्वास पर खड़े उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पुनः लड़ाई लड़ूंगा। हमारा नारायण डॉक्टर घनश्याम है। मुनेश्वरराव सीसीटीसी ललिताराम मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। अब स्वागत गान होगा। बच्चियां तैयार हैं स्वागत गान के लिए और स्वागत गान guests, DAC members, dear friends, ladies and gentlemen, मुझे आज बहुत खुशी है कि DAC में ये जो नया चैप्टर दरभंगा में बन रहा है कि DAC जो कि पहले कोई 31 साल पुरानी संस्था है, इस और यंगर हो गई है, एक नया ब्लड इंटैक में शामिल हुआ है और उस ब्लड से एक इंटैक में एक नई ऊर्जा और एक नया जोश आएगा। इस सबके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और मैं आप सबको इंटैक में वेलकम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में एक प्रावधान है कि ये हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि भारत की संस्कृति को बचाए। 51A या 51D एक प्रावधान है, एक नागरिक की जिम्मेवारी है। वो नागरिक कैसे अपनी संस्कृति को बचाए, इसके बारे में भारत सरकार ने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जितनी भी संस्कृति है भारत की, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, आर्किटेक्चरल साइट्स हैं, नेचुरल हेरिटेज है, वो सब सरकार के कब्जे में है। सरकार का कब्जा का मतलब सरकार के अधिकारी के कब्जे में है।
जिसको कि इसके बारे में कुछ समझ नहीं है कि क्या संस्कृति है, क्या उसका मतलब है, क्या उसका संरक्षण करना है और कैसे करना है। because संस्कृति तो एक पैशन होता है, एक जुनून होता है आदमी में, जिससे कि संस्कृति बनी है और संस्कृति बड़ी है। जैसे इंग्लैंड में नेशनल ट्रस्ट है, उसके स्वरूप E5 में के इंटैक्ट में जब तक जनता नहीं जुड़ेगी और जनता एक अपना रोल नहीं प्ले करेगी, भारत की संस्कृति लुप्त होती जाएगी, भारत की संस्कृति नहीं बचेगी। जब तक पीपल इस भारतीय संस्कृति को, अपनी संस्कृति को बचाने का काम आप लोगों के माध्यम से भेजा जा सके और मिथिला विश्वविद्यालय के विकासात्मक कदम में आपका सहयोग हमें मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अब मोहन मिश्रा से आग्रह करूंगा कि नैनो साइंस स्थापना से संबंध से लेके अमेरिका यात्रा तक आज तक जो स्थिति है, जो हमारी प्रगति हुई है, जो कुछ हुआ है, उसके बारे में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। कुलपति महोदय, इतिहास है भारत में ही, बिहार में ही, भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालय के लोग जो मेरे मित्र लोग हैं वो आश्चर्य में हैं कि 3 महीना के भीतर अमेरिका के संस्थाओं से कोलैबोरेशन का निमंत्रण आया, उधर से आया, वी वांट टू कोलैबोरेट विथ यू। और 5 संस्थाओं से आया था कोलैबोरेशन के लिए। हम ARL आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी जो एबरडीन मेरीलैंड में है, दूसरा एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी जो वहाँ ओहियो में है, फिर राइस यूनिवर्सिटी जो टेक्सास में है, और मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी जो हैंकॉक में है। 5वां छूट गया हम लोग का टाइम के अभाव में, क्योंकि सर जो राष्ट्रपति महोदय का जो आया था छुट्टी वो 7 दिन का था, वहाँ से निमंत्रण हम लोग का आया था 12 दिन का, तो सब 14 दिन का। इस कारण से एक जॉन हॉपकिंस बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए, जहाँ मेडिसिन में हम लोग नैनो में कुछ काम कर पाते। खैर कोई बात नहीं, आगे करेंगे उसको। तो 5 का निमंत्रण था, तो लेकिन 4 हम लोग कर पाए बढ़िया से। आपको बताने बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग का बहुत स्वागत किया गया, बहुत। उसमें 2 बातें थी। एक तो वो ये बात कह रहे थे कि इंडो US कोलैबोरेशन की बात है, हम भारत से मित्रता करना चाहते हैं, भारत उभरता हुआ देश है। और दूसरा हमारा प्रेजेंटेशन, हमारे कुलपति महोदय ने जो पावर पॉइंट किया चारों जगह पर, जिसमें उन्होंने अपने हमारे विशेषताओं को, जैसे हमारा जो WIT है, हमारे यहाँ वुमेन्स के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट है, ये बात बहुत वहाँ हम लोग को फायदा पहुँचाया, हमारे इंप्रेशन को बढ़ाया। हमारे बिहार में वुमेन्स के लिए फ्री एजुकेशन है, ये बात भी उन लोगों को बहुत अच्छी लगी कि महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील हैं हम लोग, उनको फ्री दे रहे हैं एजुकेशन। और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट की संख्या है, हम जो डिस्टेंस के माध्यम से सर ने बताया, वहाँ के 64,000 स्टूडेंट को हम डोर में जाके एजुकेशन दे रहे हैं। ये सब काफ़ी बहुत ही जोरदार ढंग से, हम वहाँ भिखमंगा की तरह नहीं गए, हम वहाँ गए कि हम एक बहुत बड़े शक्तिशाली यूनिवर्सिटी हैं, ऐसा सर ने वहाँ प्रेजेंट किया। और इसलिए वो लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए और वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। सभी ने ARL में जो वहाँ के चीफ थे वो उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने हमारे सम्मान में भोज दिया और उन्होंने कहा कि हमारा जो ज्वाइंट इंटरेस्ट की बात होगी, एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट आप लोग बनाइए और उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। हम आपके टीचर्स को, हम आपके साइंटिस्ट को यहाँ ट्रेनिंग देंगे, उनको बुलाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमारे साइंटिस्ट आपके यहाँ जाएंगे। बल्कि हम लोग बाद में ये निर्णय कर लिए हैं कि फरवरी को, तो अक्टूबर का रहे थे, लेकिन सर बोले अक्टूबर लेट हो जाएगा, तो हमारे आग्रह पर, सर के आग्रह पर वो फरवरी हो गया है। फरवरी में 15-20 साइंटिस्ट ने आने की स्वीकृति दी है। हम लोग अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा कि हमारे स्टूडेंट को ही फायदा होगा। और उसके बाद हम लोग वहाँ से पहुँचे राइस यूनिवर्सिटी। आप बता दूं कि नैनो का जन्म राइस यूनिवर्सिटी में हुआ। कार्बन नैनोट्यूब की बात जो हम लोग करते हैं उसका राइस में हुआ। राइस में जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज मिला। हम लोग वहाँ गए, उनके कुर्सी पर बैठे, बहुत सौभाग्य की बात है, उनका फोटो वहाँ लिए हम लोग, वो तो अब नहीं रहे वहाँ। तो राइस यूनिवर्सिटी में अभी भी वहाँ जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, PM अजयर मैंने नाम लिखा उसमें, वो वर्ल्ड फेम नैनो साइंटिस्ट हैं। हम लोग साइंस में बोलते हैं कि आपका साइटेशन कितना है, प्रेजेंटेशन कितना है। 58,000 साइटेशन है। इंडिया में हाईएस्ट है 16,000। इंडिया में किसी भी साइंटिस्ट का 16,000 से अधिक साइटेशन नहीं है और उनका 58,000 साइटेशन है।
वो साइंटिस्ट सर के आगवानी में खड़े थे और वो कंप्लीट सुबह से शाम तक हम लोगों के साथ रहे। उनसे उनके जो और कलीग थे उनके साथ बात हुई। राइस यूनिवर्सिटी में हम लोगों को और भी मौका मिला, यूनिवर्सिटी है तो वहाँ रिसर्च के अलावा हम स्टूडेंट। साइंस कोई नई साइंस नहीं, लेकिन जैसा कि भारतीय प्रचलन में है या जो विकासशील देश हैं उनकी सोच, अपनी बातों को कहने की सोच उनमें नहीं आ पाती है। उदाहरण के तौर पे जितनी भी भस्म आप खाते हैं, चाहे वो मोती की भस्म हो, चाहे वो सोने की भस्म हो, चाहे वो चांदी की भस्म हो, जितने भी आयुर्वेद में भस्म हैं सब के सब नैनो पार्टिकल। ये उस चीज को हम समझ नहीं पाए और क्योंकि भारतीय नहीं आ पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, यहाँ तक कि नैनो का पानी, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि लोहार पानी चढ़ाएगा किसी औजार पे। टीपू सुल्तान की तलवार का जिक्र डॉक्टर मौली यानी कि नोबेल प्राइज विनर राइस यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने अपने व्याख्यान में, नोबेल प्राइज जब मिला था तो उस व्याख्यान में उन्होंने दूसरी या चौथी लाइन में टीपू सुल्तान की तलवार का जिक्र किया कि टीपू सुल्तान की तलवार का जो धार है वो सूरज की, उगते हुए सूरज जैसी नजर आती है, सुनहरी नजर आती है। तो ये हुआ कि इस पे नैनो कार्बन ट्यूब थे। और अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम नया मौलिक धर्म खो देता और एक नया धर्म और एक नया रंग लेकर आता है। उदाहरण के तौर पे संभव है कि सोना अपने आप में एक पीले रंग का कण है, लेकिन जब वो नैनो साइज में आएगा तो वो किस रंग में आएगा और उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, उसका कठोरता कैसी होगी, ये खोज का विषय है। और ऐसे ही कुछ नैनो कार्बन के ट्यूब थे उनके तलवार पे, और वो कार्बन ट्यूब अगर कहा जाए तो कार्बन ट्यूब चमकता नहीं सोने जैसा, उसका रंग ही दूसरा होता, लेकिन सोने की आभा दे रहा था या उगते हुए सूरज की आभा दे रहा था। तो ये एक साइंस का विषय है, वो जो डॉक्टर मिश्रा बताएंगे और बाकी वैज्ञानिक बताएंगे। तो नैनो साइज का मतलब होता है, और जब नैनो की तरफ हम बढ़ते हैं तो तत्व का अपना गुण और रंग बदल जाता है और उसका उपयोग कई तरीके से हो सकता है।